Hello everyone, this is Abhinay Anand. Welcome back to our YouTube channel Basic Concepts of Geology. We have already finished MCQ questions of 2007 and 2008 IIT JAM question paper. So it's time for 2009. The first question is the raised area adjacent to a stream channel that is produced by the frequent flooding and overbank deposition is. Our options are crevasses, point bar, levee and oxbow lake. We have already discussed about the point bar and oxbow lake. तो हम कह सकते हैं ये दोनों हमारा आंसर नहीं है. Let's see what is crevasses. It is formed in the glacier environment. Basically, it is a crack which is formed in the glacier mass due to the differential movement. So because this is very important term, ये कितनी बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, तो आपके शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं. अब लेवी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. अभी मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है. अभी इसको लेवी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ओके, तो ये नॉर्मल कंडीशन है रिवर का. फ्लो डायरेक्शन ये रिवर का बैंक है. और ड्यूरिंग द फ्लड क्या होता है, ये रिवर जो है ओवरफ्लो कर जाता है अपने बैंक से. तो जैसे ये एरिया फ्लो ऑफ एरिया स्प्रेड होता है, तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है. तो वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, ये अपने जो सेडिमेंट कैरी कर रहे होते हैं, ये डिपोजिशन स्टार्ट होता है. तो क्या होता है, जो कोर्सर सेडिमेंट होते हैं नियर द बैंक डिपोजिट होते हैं, फाइनल दूर तक जाते हैं. तो इस केस में फिर क्या होता है, ये फ्लड प्लेन एरिया बनता है. और ये जो कोर्सर सेडिमेंट होते हैं, फिर इसी तरह क्या होता है, एक सक्सेसिव डिपोजिशन स्टार्ट होता है इस कोर्सर सेडिमेंट का. तो फिर एक रिज एरिया बनाता है. ये जब ये रिज एरिया सक्सेसिव डिपोजिशन से बनते हैं, तो इसी को बोला जाता है लेवी या फिर नेचुरल लेवी. क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस से बनता है, तो इसलिए इसको नेचुरल लेवी भी बोलते हैं. फिर इस लेवी के बनने से फिर ये एरिया जो कि ओवरफ्लो कर गया था, ये वाटर जो ओवरफ्लो कर गया था, अब ये नेचुरल लेवी के बनने की वजह से एक मार्स एरिया बनाता है जिसको कि बैक स्वैम्प बोलते हैं. और ये यही रिवर जब इस मेन स्ट्रीम रिवर के पैरेलल फ्लो होने लगती है, तो इसको बोलते हैं याजू रिवर ट्रीज. तो यहाँ से दो तीन टर्म हमारे क्लियर हो गए. तो आई होप आप इसको भूलोगे नहीं, याद रखोगे. तो ये बार बार आपको शॉर्ट नोट्स में भी आने हैं. अगर आप डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. तो हमारा आंसर हो गया लेवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टू फिगर 1 and 2 shows the outcrop pattern on flat the ground. What are the correct interpretation of a structure? अब जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियोस देखते आ रहे हैं, ये देखते ही उनको आंसर पता चल गया होगा. तो हमने एक सिमिलर, मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था. देखो कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. जो मैंने टेक्निक बताई थी उसके आप करोगे, तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला. तो हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं. ओके, तो सेम कलर का है, तो इसको हम क्या करेंगे, मैच करेंगे. ओके, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो गया. अब देखो, अब इसको मैच करो. ये यहाँ से मैच होगा, और ये वाला यहाँ मैच होगा, फिर ये वाला यहाँ मैच होगा. तो ये क्या बना है, ये क्रॉस कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्ट हुआ. अब ये कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, फोल्ड हुआ. इजी है ना, कितना आसान है. अभी देखो यहाँ पे कैसे मैच हुआ. फिर से देखो, मैं अब नीचे कर रहा हूँ दोबारा से, आप गौर करना. अब देखो कांटेक्ट हमारा सेम होना चाहिए मैच करने के लिए. यहाँ देखो ये कांटेक्ट, ये दोनों कलर, ये दोनों कलर सेम है, तो इसको हमने यहाँ से मैच किया. ओके, अब ये ब्लैक वाला क्या होगा, जो ब्लैक वाला होगा, तो दूसरा एंड इसका ये हुआ, तो इससे मैच किया. अब ये वाला क्या होगा, ये वाला यहाँ से मैच होगा. तो ये क्या बनाया, फॉल्ट बनाया. तो हमारा आंसर क्या हो गया, फोल्ड एंड फॉल्ट. Next question is, if the Reynolds number is greater than 2000, the flow regime is. This is very important. ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होने वाले हैं, तो इसको हम ध्यान से डिटेल में करते हैं. तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है. रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो बिटवीन इनर्शियल फोर्स एंड विस्कस फोर्स. अब इनर्शियल फोर्स क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई बॉडी अगर स्टेशनरी है या फिर वो मूव कर रही है, तो इसका पर्टिकुलर जो स्टेट होता है उस टाइम, तो उसको उसका इनर्शियल स्टेट बोलते हैं. क्योंकि जो बॉडी स्टेशनरी है, उसको मूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा. और जो बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, उसको स्टेशनरी करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए होगा. तो वही आता है, वहीं से आता है टर्म इनर्शियल फोर्स. अब डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी. अब देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर का.
फॉर्मूला इज रो वी डी बाय म्यू। अब रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, डी इज द डायमीटर ऑफ पाइप है, म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब डायमीटर ऑफ पाइप कहाँ से आया, क्योंकि जो फ्लो है हम विद इन द पाइप मेजर करते हैं, तो इसलिए वहां से एक डायमीटर ऑफ पाइप का आया फॉर्मूला में। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड विस्कोसिटी आपको पता है फ्लूइड का। तो जब आर ई की वैल्यू जो है, अभी क्या होगा, जो अब देखो विस्कोसिटी से ये इसका रिलेशन क्या है। So Reynolds number is a dimensionless quantity that states whether the flow of a fluid on surface is laminar or turbulent। तो आप लेमिनर फ्लो कैसा होता है, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, कांस्टेंट फ्लो करता है। अब टर्बुलेंस कैसा होता है, इस तरह के फ्लो को टर्बुलेंस बोलते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं होता है। अब देखो ये जो विस्कोसिटी है वो कैसे कंट्रोल करता है इसको। अगर मान लो कोई भी थिक फ्लूइड है, ओके, मान लो कि एक वाटर सैंपल है और दूसरा हमारा हनी है, तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना। तो अब इसमें क्या होगा, देखो जब विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी तो क्या होगा, मूवमेंट जो इसका उसके अंदर होगी वो फिक्स होगी, है ना। रिलेटिव टू वाटर जिसकी विस्कोसिटी कम है, इसमें इजीली मूव कर सकता है वाटर किसी भी डायरेक्शन में। समझ में आया। अगर इसकी विस्कोसिटी कम है तो क्या होगा, उसमें जो फ्लो डायरेक्शन है वो किसी भी तरह मूव करने के लिए आसानी होगी। बट इसकी विस्कोसिटी जैसे ही ज्यादा होगी तो फिर किसी भी डायरेक्शन में मूव करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहां से आता है, तो ये जब वैल्यू जो है विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी तो आर ई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, टर्बुलेंस फ्लो होगा। तो इसलिए तो इसका जो वैल्यू है क्या है, 2000 है। ये मैथमेटिकल वैल्यू है, कैलकुलेट करके निकाला गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2000 से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंस होगा, और 2000 से कम होगा तो लैमिनर होगा। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, 1100 के आसपास होती है लैमिनर फ्लो की वैल्यू। ओके, और जब आप टर्बुलेंस की बात करें तो वो 2200 के आसपास होती है। ओके, अब एक ट्रांजिशन जो स्टेट आता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1800 टू 2200। ये भी याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये था रेनॉल्ड्स नंबर, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। इसकी वैल्यू 2000 से ज्यादा होगी तो टर्बुलेंस होगी, और 2000 से कम होगी तो लैमिनर होगी। और क्यों होती है वो कैसे, विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल देके समझाया। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ एओलियन प्रोसेस। अब एओलियन प्रोसेस क्या होता है, जो कि विंड के द्वारा फॉर्म होता है। अब देखें, पॉइंट वार एलुवियल फीचर है तो ये नहीं होगा। टिलाइट्स के इसमें होते हैं, ये डिपोजिशनल फीचर है किसका, ग्लेशियर का। कैलकुलेट क्या होता है, इसको बोलते हैं कंकर। ओके, ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है हमारा, उसमें सीमेंटेड होते हैं सैंड, ग्रेवल। ओके, अभी आप एक डायग्राम देखो, ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं कंकर। जो ये कैलकुलेट है इस तरह का दिखेगा आपको। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के सीमेंटेड होते हैं, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के भी होते हैं, ग्रेवल के भी होते हैं, और मीडियम टू पोर सेडिमेंट इनबिल्ड होता है इसके अंदर। आपने कंकर नाम सुना होगा, तो वो कैलकुलेट होता है। ये अंडरग्राउंड वाटर द्वारा फॉर्म होता है ड्यू टू द इवोपेरेशन। और भी फॉर्मेशन के कारण होते हैं, मेजरली जो होता है इवोपेरेशन से होता है। तो ये है। अब बच्चा हमारा लोएस, तो ये हमारा आंसर है लोएस। तो ये होता क्या है, जो फाइन पार्टिकल सिल्ट और डस्ट होते हैं वो विंड से ट्रांसपोर्ट होते हुए एक ब्लैंकेट टाइप डिपोजिशन फॉर्म करते हैं। ब्लैंकेट टाइप, ब्लैंकेट ऑफ सिल्ट भी बोलते हैं इसको, ये फॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं लोएस। ओके, तो ये डिपोजिशनल फीचर है, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ये स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following suggests the presence of unconformity। The answer is basal conglomerate। ये basal conglomerate जो है one of the characteristic feature होता है unconformity का, बट हर केस में ये होगा ये जरूरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर केस में आपको कॉन्ग्लोमेरेट मिलेगा, एसोसिएट होगा अनकन्फर्मिटी के साथ, ये जरूरी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट, मैं जो हमने इससे पहले भी किया था, डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमेरेट, तो वो कहाँ पे था, आप उसको रिकॉल कर लो। विंडियन में था, तो किस किस के बीच में था वो, एस के आर बी। तो एक यहाँ था, यहाँ था, इन दोनों के बीच में जो होगा सेमरिक कैमोर रीवा भांडे
तो रीवा और भांडेर के बीच में जो कॉन्ग्लोमेरेट था वो डायमंड बियरिंग होता है। यहाँ से एक चीज हमने रिवाइज कर लिया। अब देखो बाकी ये तीनों क्या है, और ये बाकी तीनों जो है ना वो फॉल्ट रॉक है, ये फॉल्ट के साथ एसोसिएट होते हैं। अब इसमें गॉज क्या होता है, ये फाइन पार्टिकल होता है जिसमें कि विजिबल फ्रैगमेंट जो होते हैं लेस देन 30% होते हैं, और ये इनकोहेसिव होता है और नॉन फोलिएटेड होता है। ये माइलोनाइट क्या होता है, ये फोलिएटेड रॉक है जो कि डक्टाइल कंडीशन में बनता है ड्यू टू द कंटिन्यूस रिक्रिस्टलाइजेशन। ये फर्दर इसमें आपको प्रोटोमाइलोनाइट, अल्ट्रामाइलोनाइट, सूडोमाइलोनाइट ये सब टाइप देखने को मिलेंगे। ये हम जरूर करेंगे आगे जब हम स्ट्रक्चर जियोलॉजी करेंगे। अब कैटाक्लेसाइट क्या होता है, ये ब्रिटल कंडीशन में फॉर्म होता है बाय द ब्रेकिंग एंड क्रशिंग ऑफ अ रॉक, और ये तीनों जो है फॉल्ट के साथ एसोसिएट होता है। तो एक फॉल्ट प्लेन का भी प्रेजेंस होने का एक ये इंडिकेटर है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप हमने काफी अच्छे और डिटेल में किया आज के क्वेश्चन। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ रिपीट हुए क्वेश्चन थे। तो इसी तरह हम रोज करेंगे, आप मेरे साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता रहूं। जहाँ भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने वाले हैं तो मैं उनको ज्यादा डिटेल करता हूँ। जो लगते हैं कि नहीं इजी है, हर कोई कर लेगा आराम से, तो मैं उसको ज्यादा डील नहीं करता हूँ, कि नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अगेन। बी सेफ, कीप योर फैमिली सेफ।